लिया था। फॉर लूप को आज कंप्लीट करेंगे। तो फॉर लूप के सिंटैक्स में हमें बताया गया था कि आप फॉर कीवर्ड का यूज करते हैं। उसके बाद एक वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन करेंगे। उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो लाइक मैंने उसका नाम एक्स रख लिया। उसके बाद एक कीवर्ड और आएगा यहाँ पर, इन नाम से कीवर्ड आएगा। इन लिखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर हमें एक इटरेबल यूज करना होता है। अब इटरेबल क्या होता है ये हमें अभी नहीं पता। तो अभी के लिए हम इटरेबल की जगह पर एक सीक्वेंस का भी यूज कर सकते हैं। तो किसी सीक्वेंस को भी यहाँ पर हम लगा सकते हैं। लेकिन सर हमें तो सीक्वेंस भी नहीं पता क्या होती है। अभी तक आपने हमें पढ़ाया है, उसमें कीवर्ड्स हम जानते हैं, ऑपरेटर्स हम जानते हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, ये सब जानते हैं। सीक्वेंस नाम से तो कोई टॉपिक आपने पढ़ा ही नहीं है। तो हम सीक्वेंस की डेफिनेशन को अगर समझें तो सीक्वेंस का मतलब होता है हमारा कि जहां पर बहुत सारे चीजों को मिलाकर कुछ बनाया जाए, है ना। एक एक के बाद एक चीजें आती हैं और एक नई चीज बनकर तैयार हो जाती है। स्ट्रिंग के बारे में सोचिए। स्ट्रिंग की डेफिनेशन है, स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो अभी के लिए मुझे यहाँ पर इटरेबल चाहिए। मैं नहीं जानता वो क्या होता है। फिर मैंने आपको एक अल्टरनेट वर्ड बताया कि आप यहाँ पर सीक्वेंस लिख सकते हैं। हमें सीक्वेंस के बारे में ज्यादा नहीं पता, तो मैंने आपको एक स्पेसिफिक एग्जांपल दिया, स्ट्रिंग को आप यहाँ लिख सकते हैं। अभी के लिए फॉर लूप को समझने के लिए यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, स्ट्रिंग को लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग लिख दिया। क्या लिखोगे स्ट्रिंग में, जो आपका मन करे वो लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया मान लीजिए यहाँ पर पाइथन। अब जैसे हम फाइल का इंडेंटेड ब्लॉक बनाते थे, उसी तरह से फॉर का भी क्या बनाएंगे, इंडेंटेड ब्लॉक बनाएंगे। तो फॉर के इंडेंटेड ब्लॉक में क्या लिखेंगे, जिस काम को आप बार बार रिपीट करना चाहते हैं, उस काम को करने के जो स्टेटमेंट्स हैं उनको आप फॉर के अंदर अपना लिखेंगे। तो अभी मैंने कहा बस हेलो ही प्रिंट करना है बार बार, इसी को लिख देते हैं। तो मैंने सिंपल हेलो मैसेज प्रिंट कर दिया और ये हेलो मैसेज आपका बार बार आएगा। लेकिन सर अब ये कैसे पता चलेगा कि ये कितनी बार आएगा। फाइल में क्या होता था, एक कंडीशन होती थी। वो कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक लूप हमारा इटरेट होता था। लेकिन यहाँ तो कंडीशन ही नहीं है। तो यहाँ पर आंसर आया कि ये जो फॉर लूप है ये वास्तव में आपकी सीक्वेंस के ईच करेक्टर के लिए एग्जीक्यूट होता है। तो ये लूप पहली बार जब चलेगा तो पी के लिए चलेगा, अगली बार चलेगा तो वाई के लिए चलेगा, फिर तीसरी बार चलेगा टी के लिए। तो इस तरह से एच के लिए, फिर ओ के लिए, फिर एन के लिए। अब इसमें कोई करेक्टर बचा ही नहीं, तो भैया आगे नहीं चलेगा। तो फॉर लूप कोई कंडीशन हमसे नहीं पूछता। वो हमसे कह रहा है मुझे बस एक सीक्वेंस दे दो, मैं उस सीक्वेंस में जितने एलिमेंट्स हैं एक एक एलिमेंट के लिए एक एक बार चलता हूँ। तो अब आप अंदाजा ये लगा लो कि आपने जो मुझे सीक्वेंस दी है उसमें कितने एलिमेंट्स थे, मैं उतनी बार चलाऊंगा। तो इसमें अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, तो ये लूप 6 बार चलाऊं। ठीक है। अब यहां तक तो सर ठीक है। लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस वेरिएबल का रोल क्या था। ये लूप कह रहा है कि मैं उतनी बार चलूंगा जितने इस सीक्वेंस के अंदर हमारे एलिमेंट्स हैं, और ऐसा होता हुआ हमने देखा भी। लेकिन इसका काम क्या हुआ ये तो समझ ही नहीं आया। अब इसका काम क्या है वो समझते हैं। तो जब ये लूप कह रहा है कि मैं पहली बार चलूंगा पी के लिए, तो ये करता क्या है, जिस करेक्टर के लिए अभी इटरेट कर रहा है, इटरेट कर रहा है, चल रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, सबका मतलब एक ही है। ठीक है। तो फॉर लूप अभी जिस करेक्टर के लिए इटरेट कर रहा है उसको उठा के कॉपी कर देता है इस वेरिएबल के अंदर। अब आप अगर लूप के अंदर जो स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं उन स्टेटमेंट्स में अगर एक्स वेरिएबल का यूज करते हैं, तो एक्स वेरिएबल का मतलब क्या माना जाएगा, वहां पर पी करेक्टर माना जाएगा। अब ये लूप जब सेकंड टाइम इटरेट करेगा, अब बाई के लिए करेगा इटरेट, तो बाई को उठाकर वह एक्स में रिप्लेस कर देगा। अब एक्स के अंदर जो पी था वो खत्म हो गया, अब उसमें बाई आ गया। अब वही स्टेटमेंट जब फिर से चलेंगे और उनमें वाई एक्स फिर से जब यूज होगा, तो इस बार एक्स वेरिएबल का मतलब होगा वाई करेक्टर। तो अगर अगर आप लूप के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं उसमें उन करेक्टर्स को यूज करना चाहते हैं जिनके लिए लूप इटरेट करता है,
तो आप उन करेक्टर्स को इस वेरिएबल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको नीड नहीं है तो आप मत यूज करिए इसे, और अगर आपको नीड है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। तो एक बार करके देखते हैं सर वो भी। तो अब मैं इसी प्रोग्राम में प्रिंट लगा के डैश डैश करता हूं, जिससे कि हम आउटपुट को समझ पाए कि अलग आउटपुट है, लूप का पहले वाला आउटपुट अलग था। तो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट के अंदर हेलो भी प्रिंट करता हूँ, और हेलो के साथ जो एक्स वेरिएबल है उसको भी प्रिंट करता हूँ, जिससे कि ये समझ में आएगा कि जो हमारा एक्स है इसमें क्या हर बार आ रहा था। तो पहली बार एक्स की वैल्यू पी, अगली बार वाई, फिर टी, फिर एच, फिर ओ, फिर एन। तो समझ में आ गया। ये जो फॉर लूप है, ये जो हमारी सीक्वेंस है, बात ना करो आपस में भाई, जो पूछना है मुझसे पूछ लो, उनसे मत पूछो। चलो, तो अब ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल में यही करेक्टर आकर स्टोर होते हैं जिसके लिए लूप अभी हमारा इटरेट कर रहा है। अच्छा सर, अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस हिसाब से यहाँ पर सिर्फ मैं स्ट्रिंग में दो ही करेक्टर लिख दूं, तो अब ये लूप कितनी बार चलेगा? दो बार। पहली बार चलेगा पी के लिए, फिर नेक्स्ट टाइम चलेगा वाई के लिए। ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि मैं यहाँ पर कोई भी करेक्टर लिख ही नहीं रहा, तो लूप कितनी बार चलेगा? जीरो बार, क्योंकि स्ट्रिंग है, सिंटैक्स सही है, लेकिन लूप के अकॉर्डिंग जो भी आप सीक्वेंस लिख रहे हैं उसमें जितने करेक्टर्स हैं, हर करेक्टर के लिए लूप चलता है। उसमें जीरो करेक्टर हैं तो लूप जीरो बार चलेगा। लूप चला, उसका कोई रिजल्ट हमारा नहीं आया। ठीक है। अब सर मान लीजिए हम फॉर लूप क्या कह रहा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहे, क्योंकि फॉर लूप तो ये कह रहा है कि मुझे सीक्वेंस दो, उस सीक्वेंस में जितने एलिमेंट होंगे एक एक एलिमेंट के लिए मैं उतनी बार चल जाऊंगा। उसने अपनी कहानी सुना दी। हमारी कहानी क्या है वो सुनो। हमारी कहानी ये है कि मुझे किसी काम को 10 बार करना है। अब फॉर लूप से पूछो कैसे करेगा वो इस काम को 10 बार। तो लूप क्या बोलेगा फिर? एक काम करो, स्ट्रिंग लिखो, और स्ट्रिंग के अंदर 10 करेक्टर लिख दो। फिर आप 10 करेक्टर लिख दोगे तो लूप 10 बार चल जाएगा। अगर मैं लूप से ये कहूंगा अच्छा, अगर मुझे किसी काम को 100 बार करना है, तो आप तो ये कहोगे मुझसे कि स्ट्रिंग के अंदर 100 करेक्टर लिख दो। अब 100 में गिनते गिनते ही सुबह शाम हो जाएगी मेरी, और गिनती मेरी गलत हो सकती है। 100 करेक्टर कहाँ से लिखूंगा, कहाँ तक लाऊंगा ऐसे? ये तो सर सही तरीका बिल्कुल नहीं है। और अगर मैं कहूँ इस लूप से 1000 बार चलो, तो मैं तो फॉर लूप को पढ़ूंगा ही नहीं फिर। 1000 करेक्टर कहाँ तक कौन टाइप करेगा? इससे अच्छा तो 1000 बार लिख ही ना लूं मैं अपने कोड के लिए, है ना? तो ये एक सही तरीका नहीं है। तो मैंने ये भी नहीं कहा कि ये इकलौता तरीका है लूप चलाने का। मैंने सिर्फ ये कहा कि लूप को शुरू करने का एक तरीका है स्ट्रिंग। अब आगे बढ़ेंगे तो फॉर लूप ये कह रहा है कि मुझे सीक्वेंस चाहिए। आप ये पढ़ लो कि स्ट्रिंग के अलावा और क्या चीजें पाइथन में है जिनको सीक्वेंस कहा जाता है, तो फॉर लूप उनके साथ भी चलेगा। तो अभी हमें फॉर लूप की बजाय क्या पढ़ना चाहिए? जो पाइथन के अंदर और चीजें सीक्वेंस हो सकती हैं एक बार उनको पढ़ना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, एक अलग प्रोग्राम बनाकर पढ़ लेते हैं। तो अब फॉर लूप वेरिएबल का नाम बदल दे, हमने कहा बदल दो, आई कर दो, एक्स कर दो, ए कर दो, बी कर दो, जो मना है वो कर दो। ठीक है। इन, तो अगर आपको एक सीक्वेंस बनानी है स्ट्रिंग के अलावा, तो रेंज फंक्शन होता है। रेंज फंक्शन क्या कहता है कि मैं सीक्वेंस बनाने का काम करता हूं, आप मुझसे सीक्वेंस बनवाओ पहले, फिर वो सीक्वेंस फॉर लूप को मैं देकर आ जाऊंगा, फिर फॉर लूप उस सीक्वेंस में जितने एलिमेंट आए होंगे उतनी बार एक एक बार सबके लिए चल जाएगा। तो अब इन दो कामों को आप अलग अलग भी कर सकते हो, इन दो कामों को आप एक साथ भी कर सकते हो। अलग अलग कैसे करोगे? पहले भूल जाओ फॉर लूप होता भी है कुछ, भूल गए। अब क्या करो, पहले एक सीक्वेंस खुद बना लो, बना लो। तो कोई वेरिएबल एस नाम से ले लो, रेंज फंक्शन से कहो रेंज फंक्शन सीक्वेंस बना कर दे दो हमारे लिए। तो इस वेरिएबल का नाम मैं एस की जगह एस ई क्यू कर लेता हूँ, रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी। रखने को आप इसका नाम कुछ भी रख दो। तो रेंज फंक्शन का काम क्या है? एक सीक्वेंस बना देना।
रेंज फंक्शन को फॉर लूप से कोई मतलब नहीं है। उसका अपना काम होता है कि आप उसे जब भी इस्तेमाल करेंगे उससे एक सीक्वेंस बनकर तैयार हो जाएगी। अब आप जानो कि आप उस सीक्वेंस का यूज फॉर लूप में करोगे या कहीं और करोगे, करोगे कि नहीं करोगे। ठीक है। तो पहला प्रोग्राम मैं अलग करके दिखाता हूँ, क्योंकि 100 में से 99 को यही पता है कि फॉर और रेंज का सीधा कनेक्शन होता है, सीधा कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है। तो अब रेंज फंक्शन ने कहा कि एक सीक्वेंस जनरेट होगी मुझसे, कुछ बातें बताई। जो सीक्वेंस जनरेट होगी वो नंबरों की होगी, स्ट्रिंग करेक्टर की नहीं होती है। दूसरी बात बताई कि जो नंबर की सीक्वेंस बनाएगा ये, वो इंटीजर नंबर की बनाएगा, फ्लोट की भी नहीं बनाएगा। अब कहां से बनाना शुरू करेगा आपको बताना पड़ेगा। तो रेंज फंक्शन के अंदर एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट बताऊंगा स्टार्ट, कि रेंज फंक्शन जो सीक्वेंस बनाएगा वो किस इंटीजर वैल्यू से बनाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है स्टॉप, कहाँ तक बनाएगा। उसके बाद फिर आपको बताना है कि जहां से बनाना शुरू करेंगे और जहां तक जाएंगे बीच बीच में गैप कितना रखना है, इंटरवल कितना रखना है। उसको आप स्टेप कहें, इंटरवल कहें, गैप कहें, डिफरेंस कहें, जो चाहें वो कह सकते हैं। तो ज्यादातर पाइथन के जो प्रोग्रामर्स हैं वो स्टेप शब्द का यूज करते हैं, कितने कदम आपको चलना होगा स्टार्ट के बाद से वहां तक पहुंचोगे। ठीक है, एक एक कदम के बारे में बताना है। तो अब अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट की वैल्यू कर दूं, मान लीजिए 5, मुझे 5 से शुरू करना है। 5 के बाद मुझे स्टेप लेना है, मान लीजिए 2 का। तो 5 के बाद क्या आ गया, 7। अब मैं ब्रैकेट के बाद कमेंट में सिर्फ समझाने के लिए, जिससे कि चीजें आपको आसान रहे, मैं लिख के चलता हूँ कि रेंज फंक्शन जो बैकएंड में सीक्वेंस बना रहा होगा वो सीक्वेंस में क्या क्या आएगा। हमने कहा 5 आएगा, कॉमा, फिर 2 स्टेप आगे बढ़ो 7 आएगा, फिर 2 स्टेप आगे बढ़ो 9 आएगा। तो सर ऐसे कब तक? हमने कहा जब तक स्टॉप नहीं आ जाता। अब मान लीजिए स्टॉप की वैल्यू 15 है, मान लीजिए स्टॉप की वैल्यू 15 है, तो ये आ गया सर 15। अब रेंज फंक्शन ने कहा कि जो 3 आपने मुझे वैल्यूज बताई थी, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप, उसके अकॉर्डिंग आपने जो सीक्वेंस समझी है वो 5, 7, 9, 11, 13, 15। अब एक पॉइंट और है, जो स्टार्ट वैल्यू होती है वो तो सीक्वेंस में आपको मिलेगी, लेकिन जो स्टॉप वैल्यू होती है वो सीक्वेंस का पार्ट नहीं बनती है, आप उसको हटा दें। ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आपका पार्ट नहीं बनती। इस चीज को टेक्निकल टर्म्स में क्या बोला जाता है, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब है कि वो चीज शामिल होगी सीक्वेंस में, एक्सक्लूसिव का मतलब है वो चीज सीक्वेंस में शामिल नहीं होगी। अब रियल लाइफ में आप इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव शब्दों को शायद डेली एक्सपीरियंस करते होंगे। जैसे आप मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उस पर एमआरपी लिखा होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मान लीजिए उस पर 100 रुपए पड़े हैं। अब शॉपकीपर आपसे ये बोले 18% जीएसटी, तो वो गलत मांग रहा है, क्योंकि एमआरपी में इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस होते हैं। अगर कहीं पर किसी प्रोडक्ट पर एमआरपी शब्द लिखा है और उसमें एक अमाउंट है, उससे ज्यादा का वो उसे डिमांड नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकता इसमें टैक्स वाला लगाए, क्योंकि टैक्स वाला पार्ट भी एमआरपी के अंदर पहले से ही क्या होता है, इंक्लूसिव होता है, उसी में शामिल होता है। अब आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओगे और वहां पर देखा आपने कि भाई ये जो वाली डिश है ये 200 रुपए की है, नीचे लिखा होगा जीएसटी एप्लीकेबल एक्स्ट्रा। दैट मीन्स ये एक्सक्लूसिव है, यानी कि 200 रुपए, इसमें आपका टैक्स शामिल नहीं है। जो 200 लिखी है उन्होंने डिश का प्राइस, वो एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है। तो ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं जहां पर आपका जो टैक्स है, यानी कोई भी चीज है जो एक्सक्लूसिव बताई जाएगी तो आप समझेंगे कि ये उसका पार्ट नहीं है, ये अलग से आपको देना पड़ेगा। सेम साइंस यहाँ पर आता है। इंक्लूसिव शामिल है सीक्वेंस के अंदर, एक्सक्लूसिव ये सीक्वेंस का पार्ट नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो आप 15 लिखकर बैठे थे इसको हटा देना है। अब जो बचा वो आपकी फाइनल सीक्वेंस बनी है रेंज फंक्शंस। ठीक है। अब इस सीक्वेंस का मैं क्या करूंगा, हमने कहा अभी क्या करना है, अभी तो फॉर लूप को दे देते हैं क्योंकि उसी को चाहिए होती है सीक्वेंस। दे दी फॉर लूप को, फॉर आई इन, और जो सीक्वेंस बनाई थी हमने उसको दे दी। अब हमने बस आई को ही प्रिंट करा के देख लिया, कोई काम करना ही नहीं है।
तो अब हम फॉर लूप को जब अपनी वाली सीक्वेंस जो अभी बनाई है ताजा ताजा ये देंगे तो कितनी बार चलेगा, हमने कहा एक एक एलिमेंट के लिए एक बार चलेगा। तो पहली बार चलेगा 5 के लिए, आई में आ गया 5, और मैंने सीधा आई को ही प्रिंट करा रखा है, कुछ और करा ही नहीं है। अगली बार चलेगा 7 के लिए, तो 7 आ जाएगा, फिर 9, फिर 11, फिर 13। हो गया, हमने कहा हो गया। तो फॉर लूप को रेंज फंक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, फॉर लूप का लेना देना होता है सीक्वेंस से। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि सर इन दो लाइनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं जिससे हमारे प्रोग्राम की एक लाइन बचाई जा सके, हमने कहा कोशिश करके देखो। फॉर आई इन, अब यहां पर आपको एक सीक्वेंस लिखनी है। अब वो सीक्वेंस किसी वेरिएबल में स्टोर हो गई है तो वेरिएबल का नाम लिख दोगे। अगर वो सीक्वेंस डायरेक्ट यहां पर आ जाए तो वो भी ठीक है। तो मैं यहां पर सीधे क्या करता हूँ, रेंज फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। कोई डिफरेंस, हमने कहा सर कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही बात है, ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो। फायदा नुकसान, हमने कहा समझ लेते हैं, फायदा और नुकसान। इस वाली अप्रोच का फायदा, मैं इसी सीक्वेंस को अगर एक और लूप चलाना चाहूं तो उसके लिए भी दे सकता हूं, क्योंकि सीक्वेंस में जो एलिमेंट रखे हुए हैं, क्या ये एलिमेंट एक और लूप को अगर मैं चलाऊं फॉर जे इन तो यही सीक्वेंस दे, सबने का दे सकते हो। लेकिन अब ये बताओ, इस समय जो आपने रेंज फंक्शन से सीक्वेंस बनवाई है, क्या किसी और लूप में यूज हो पाएगी? हमने कहा नहीं। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि जिस लूप के अंदर बनाई है बस वही इसका यूज कर पाएगा, क्योंकि हमने रेंज फंक्शन से जो सीक्वेंस बनी होगी अलग से किसी वेरिएबल में तो स्टोर करी नहीं है, तो आगे के प्रोग्राम में यूज कैसे हो सकती है? अगर मुझे सेम सीक्वेंस फिर से रिक्वायर्ड हो गई प्रोग्राम में तो क्या करोगे? तो सर इतना लिखना पड़ेगा दोबारा से, इतना लिखना पड़ेगा। वो इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा क्रिएट, लेकिन जो लिखोगे उसका एग्जीक्यूशन भी तो होगा, तो आपके प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है कहीं ना कहीं स्लो भी तो हो जाएगा। अब सोचो आपको एक प्रोग्राम में 10 बार लूप चलाना है और हर बार सेम सीक्वेंस के लिए चलाना है, तो आप क्या हर बार लिखोगे फॉर आई इन रेंज दिस, फिर फॉर जे इन रेंज दिस, फॉर के इन रेंज दिस? तो काम तो आप कर लोगे, लेकिन आपने अपना एग्जीक्यूशन 10 टाइम स्लो कर लिया, क्योंकि आप एक ही काम को 10 बार एग्जीक्यूट करवा रहे हो जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। एक बार बना के एक वेरिएबल में रख लो, अब उसका यूज कर लो कितनी बार भी करना चाहते हो। ठीक है, तो इस तरह से इस अप्रोच का फायदा है। नुकसान क्या है इस अप्रोच का? एक लाइन बढ़ गई मेरे प्रोग्राम, यहाँ पे एक लाइन कम हो गई। अब आपको डिसाइड करना है, तो सर हम करते कैसे हैं वैसे? तो हम ऐसे करते हैं कि अगर फॉर लूप में जो सीक्वेंस में यूज करने जा रहा हूं, अगर मैं इस बात को लेकर श्योर हूं कि उसका इस्तेमाल आगे के प्रोग्राम में कहीं और नहीं होगा, तो फिर मैं उसको डायरेक्ट फॉर लूप के अंदर ही बना लेता हूँ। और अगर मुझे लगता है कि मैं अभी जो फॉर लूप को सीक्वेंस देने जा रहा हूँ, इस सीक्वेंस का यूज इस फॉर लूप के अलावा और भी फॉर लूप प्रोग्राम में होंगे, वो भी करेंगे, तो पहले मुझे बनाकर एक वेरिएबल में स्टोर कर लेना चाहिए, उसके बाद फिर उनको आगे देते हैं। चलिए फिलहाल हम इस वाले अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे। अब हमने यहाँ पर क्या करा, मान लीजिए मैं आपसे कहूँ 1, 10, 3, तो बताइए पहले कमेंट में कि हमारा जो सीक्वेंस बनेगी उस सीक्वेंस में क्या क्या वैल्यूज आएंगी। 1, 1 के बाद 3 का गैप होगा, यानी कि 4, और उसके बाद 7, फिर 10 आएगा जरूर, लेकिन 10 तो एक्सक्लूसिव हो जाएगा, तो 10 तो आएगा नहीं, इसलिए तो क्या रह गया फिर? 1, 4, 7 रह गया। यानी कि 3 एलिमेंट आए सीक्वेंस में, तो लूप 3 बार चलेगा। पहली बार चलेगा 1 के लिए, आई में 1 आ जाएगा, दूसरी बार चलेगा 4 के लिए, आई में 4 आ जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये तो सर आसान है। अब मैं लिख भी नहीं रहा कमेंट में, बताओ लूप कितनी बार चलेगा? 4 टाइम्स, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, एंड 4 के लिए। ठीक। अब
हम जो सीक्वेंस बना रहे हैं वो रिवर्स डायरेक्शन में भी बना सकते हैं। तो जब हम सीक्वेंस को फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनाते हैं, फॉरवर्ड सीक्वेंस, तो हमें स्टेप को पॉजिटिव लेना चाहिए। और अगर हम रिवर्स सीक्वेंस बनाते हैं तो स्टेप को हमें नेगेटिव लेना चाहिए। कुंदन एक बार पहले पढ़ लेते हैं पूरा, फिर आपका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, है ना। डेफिनेटली आपके मन में कुछ डाउट्स होंगे। अभी हमारा रेंज खत्म नहीं हुआ है, 10 मिनट के बाद रेंज फंक्शन खत्म हो जाएगा। फिर हो सकता है जो आप पूछना चाहते हैं वो क्वेश्चन ही ना बचे। चलो, अब हमारे पास रिवर्स अगर सीक्वेंस बनानी है तो रिवर्स सीक्वेंस बनाने के लिए आपको नेगेटिव स्टेप लेना चाहिए, और अगर फॉरवर्ड सीक्वेंस बनानी है तो आपको पॉजिटिव स्टेप लेने चाहिए। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा? हमने कहा देखो आप 5 to 1 जा रहे हैं, तो 5 to 1 अगर आप जाएंगे यानी कि आप रिवर्स सीक्वेंस बनाना चाहते हैं, 5 4 3 2, ये स्टार्ट हो गया, ये आपका स्टॉप हो गया। अब ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब आपका स्टेप क्या होगा, नेगेटिव हो। ठीक है, तो 5 4 3 2। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए कि मैं लिख रहा हूं यहाँ पर -5 से -1, सोच समझकर आंसर देना। स्टेप नेगेटिव करने चाहिए मुझे या पॉजिटिव करने चाहिए? -5 से -1 जा रहे हो यानी कि आप फॉरवर्ड बढ़ रहे हो। -5, -4, -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फॉरवर्ड तो बढ़ रहे थे आप। तो स्टेप मुझे क्या लेना चाहिए, पॉजिटिव। अब कितना पॉजिटिव लेंगे वो आप देखो, 1 2 3 कितना लेना है, पॉजिटिव लेना है, ये समझ में आ गया। कितना लेना है वो आप देखो, कितना कितना गैप रखना चाहते हो आप। ठीक है, फिलहाल मैं बन के ही रख लेता हूँ। तो -5 से लेकर कहाँ तक का आउटपुट दिखना चाहिए मुझे? -5, -4, -3, माइनस। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए कि इस बार मुझे यहाँ पर -1 करना है और यहाँ -5 करना है, तो स्टेप क्या लेने पड़ेंगे, माइनस वाले। अब बताओ सीक्वेंस बनेगी, उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? -4 तक होंगे, है ना। चलो, अब इतना समझने के बाद अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो फिलहाल हमारे पास इसका आंसर होगा नहीं। हाँ, एक आंसर आपने बता दिया, एरर। क्योंकि आपके बताए गए कॉन्सेप्ट के हिसाब से -1 से -5 हमें रिवर्स सीक्वेंस की तरफ ये इशारा मिल रहा है। और रिवर्स सीक्वेंस आप तभी बना सकते हैं जब स्टेप कैसा हो, नेगेटिव। स्टेप आपने क्या कर दिया है, पॉजिटिव कर दिया है, तो ये एरर नहीं आती है। ये हमारा एम्प्टी सीक्वेंस जनरेट हो जाएगी। तो अगर आप अपना स्टार्ट और स्टॉप जो भी लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जिस डायरेक्शन में सीक्वेंस नजर आ रही है उसका अपोजिट आपने स्टेप दे रखा है, तो आपका एम्प्टी सीक्वेंस बन जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, एम्प्टी सीक्वेंस बनेगी। एम्प्टी सीक्वेंस मतलब ऐसी सीक्वेंस जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो लूप कितनी बार चलेगा, 0 बार चलेगा, एरर नहीं आएगी। लेकिन लूप हमारा 0 बार चला, मतलब चला ही नहीं, ये कह सकते। तो सर फिर तो सेम आंसर यहाँ भी आ सकता है कि मुझे 1 से लेके 5 तक जाना है, स्टेप चाहिए पॉजिटिव, बट मैंने कर दिया नेगेटिव। तो फिर से क्या बन जाएगी, एम्प्टी सीक्वेंस बन जाएगी। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए मेरा स्टार्ट और स्टॉप सेम है, स्टेप चाहे नेगेटिव हो, स्टेप चाहे पॉजिटिव हो,
अगर स्टार्ट और स्टॉप सेम हो गया तो फिर से एक स्पेशल केस हो गया, एम्प्टी सीक्वेंस बनेगी। तो जब रेंज फंक्शन में स्टार्ट की वैल्यू और स्टॉप की वैल्यू सेम होती है तो एम्प्टी सीक्वेंस बनती है, ठीक है, यानी कि लूप कुछ भी नहीं चलेगा। तीन केस आपको ध्यान से ध्यान रखने हैं कि रेंज फंक्शन एम्प्टी सीक्वेंस कब बना सकता है, जब स्टार्ट और स्टॉप सेम होंगे, चाहे ये 50-50 हो, चाहे ये 40-40 हो, चाहे 5-5 हो, चाहे 1-1 हो, अगर ये सेम हो गए तो एम्प्टी सीक्वेंस हमारी बनेगी। दो केस आपके क्या हो गए, आपका स्टार्ट और स्टॉप की जो डायरेक्शन है उसकी अपोजिट आपने स्टेप दे रखा है, तो फिर से क्या बन जाएगी, एम्प्टी सीक्वेंस आपकी बन जाएगी। अब कुछ केसेस ऐसे जहां पर एरर आ जाएगी, अब वो एरर वाले केसेस क्या हैं उनको देखेंगे। अब मान लीजिए मैंने कह दिया 150, मतलब आपको 1 से लेके 5 जाना है लेकिन हिलना नहीं अपनी जगह से, ऐसे कैसे हो सकता है ना। तो इस केस में स्पेशल केस बनता है, क्या आ जाती है, सीधे एरर। स्टेप कभी जीरो नहीं होना चाहिए रेंज फंक्शन का। रेंज आर्गुमेंट 3 मस्ट नॉट बी जीरो। रेंज का जो आर्गुमेंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। इस बार एम्प्टी सीक्वेंस नहीं, इस बार सीधे क्या बनेगी, ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि मुझे 1 से लेके 5 तक जाना है, स्टेप रखना है 0.2 का, 1, 1.2, 1.4, 1.6 करते करते मुझे जाना है यहाँ पर, कैसे जाएंगे, एरर। क्यों, क्योंकि आपने शुरू में बताया था कि रेंज फंक्शन से इंटीजर एलिमेंट्स की सीक्वेंस बनती है, फ्लोट की नहीं बनती। मतलब ये तीनों के तीनों वैल्यूज इंटीजर ही होनी चाहिए, फ्लोट नहीं हो सकती, स्ट्रिंग नहीं हो सकती, एरर। फ्लोट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज इंटीजर। फ्लोट को इंटीजर की तरह हम नहीं समझ सकते, ठीक है, हमें इंटीजर ही चाहिए। तो फिर से क्या आ जाएगी हमारी, एरर, ठीक है। अब अभी जितना बताया पहले उतना एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद अभी रेंज खत्म नहीं हुआ है ना। तो रेंज फंक्शन में तीन चीजें हो गई, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। क्या करता है, रिटर्न्स ए सीक्वेंस ऑफ इंटीजर वैल्यूज। तो अगर मैं इसको थोड़ा एक टेक्निकल नाम दे दूं, जो गणित में आपने कभी 9th क्लास में पढ़ा होगा या 11th में पढ़ा होगा, अर्थमेटिक सीरीज। तो जो हमारा रेंज फंक्शन है ये अर्थमेटिक सीरीज बना के वापस करता है, अर्थमेटिक सीरीज एपी जिसको हम कहते थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हर दो वैल्यू के बीच में बराबर बराबर गैप होता है, इंटरवल होता है, जिसको हम वहां पर डी से दिखाते थे। तो वही चीज यहाँ पर हमारा जो रेंज फंक्शन है यही करता है। तो रेंज फंक्शन का जब डॉक्यूमेंट्स में पढ़ोगे हेल्प लगाकर, तो उसमें क्लियर लिखा है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जनरेट करता है, ठीक है, बहरहाल। रिटर्न से सीक्वेंस ऑफ इंटीजर वैल्यूज, स्टार्ट इंक्लूसिव, स्टॉप को बहुत से लोग एंड भी कह देते हैं, एक ही बात है, एक्सक्लूसिव, स्टेप, दैट मीन्स आर्गुमेंट 3। तो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, आर्गुमेंट 1, आर्गुमेंट 2, आर्गुमेंट 3। आर्गुमेंट 3 कैन नॉट बी जीरो, ठीक है। अब देखो कुछ केसेस जो अभी मैंने डिस्कस नहीं करे थे, अगले प्रोग्राम से अलग बनाकर उनको डिस्कस करते हैं। अगर मैं स्टेप नहीं देता हूं तो डिफॉल्ट स्टेप की वैल्यू हमारी +1 मानी जाती है, यानी +1 या सिंपली 1 मानी जाती है। तो उसके हिसाब से बताइए रेंज फंक्शन जो बनेगा, तो रेंज फंक्शन से सीक्वेंस क्या जनरेट होगी, 5, 6, 7, 8,
डिफॉल्ट स्टेप की जो वैल्यू होती है वो हमारा +1 होती है अगर आप स्टेप नहीं देते हैं। अब अगर आप सिंगल वैल्यू लिखते हैं, सिंगल वैल्यू हमें लगेगा फर्स्ट अटेम्प्ट में सर ये स्टार्ट हो गई, है ना, और स्टेप हमने 1 मान लिया, तो मुझे ये बताओ कहाँ जाकर रुकोगे अगर ये स्टार्ट है तो? फिर 10, 11, 12, फिर तो कहीं खत्म ही नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा चेंज करा गया। जब आप रेंज फंक्शन में सिंगल वैल्यू लिखते हो तो वो सिंगल वैल्यू को स्टॉप माना जाता है, ना कि स्टार्ट माना जाता है। और स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू 0 आपको दे दी जाती है। तो स्टेप की डिफॉल्ट वैल्यू हो गई हमारी +1, और स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है हमारी? 0। डिफॉल्ट स्टेप होता है +1 एंड स्टार्ट होता है हमारा 0। कैसे पता चलेगा कि मुझे अब डिफॉल्ट स्टार्ट मानना है? एक ही जरिया है, सिंगल वैल्यू जब रेंज फंक्शन में लिखी होगी तो उस समय डिफॉल्ट स्टार्ट चलता है, और सिंगल वैल्यू जो लिखी हुई है वो हमेशा क्या मानी जाएगी? स्टॉप मानी जाएगी। और स्टेप अपने आप क्या हो जाएगा फिर हमारा? +1। तो उसके हिसाब से बताओ रेंज फंक्शन से जो सीक्वेंस बनेगी इस बार वो कहां से कहां तक की बनेगी? 0 से लेकर 9 तक। सिंगल वैल्यू इन रेंज इज ऑलवेज considered as stop। और बाकी चीजें जो स्टार्ट और स्टेप हैं वो आपका जो डिफॉल्ट था वो वाला आपका चलेगा। अब आप बोलेंगे सर कुछ नहीं लिख रहा मैं। अब बताओ। एरर। रेंज में कम से कम एक वैल्यू देनी पड़ती है। एक दे सकते हो, दो दे सकते हो, तीन दे सकते हो। जब आप एक देते हो तो वो स्टॉप है, डिफॉल्ट स्टार्ट डिफॉल्ट स्टेप आपको मिलेंगे। जब आप दो वैल्यू देते हो तो पहली वैल्यू स्टार्ट है, छोटी बड़ी नहीं, पहली वैल्यू स्टार्ट है, दूसरी वैल्यू स्टॉप है। कौन छोटी है कौन बड़ी है आप देखोगे अपने आप। पहली वैल्यू स्टार्ट, दूसरी वैल्यू स्टॉप, और डिफॉल्ट मिलेगा आपको स्टेप। और जब आप तीन वैल्यू लिखते हैं तो पहली स्टार्ट, दूसरी स्टॉप और तीसरी स्टेप, इसी ऑर्डर में आपको कंसीडर करनी है। देखो रेंज फंक्शन में किस ऑर्डर में क्या है ये आपको ध्यान रखना है। रेंज एक्सपेक्टेड एटलीस्ट वन आर्गुमेंट, कम से कम एक आर्गुमेंट तो आपको देना ही है। गॉट 0, 0 मिले हैं उसको, इसलिए क्या आ गई हमारी है? एरर। ठीक है। अब मुझे रेंज फंक्शन या मुझे फॉर लूप को रेंज फंक्शन के साथ इस तरह से यूज करना है कि मैं किसी काम को 3 बार कर पाऊं। अब आप मुझे बताइए फॉर लूप को रेंज फंक्शन के साथ कैसे मैं लिखूं कि मैं काम को 3 बार कर पाऊं? फॉर एक्स इन रेंज, क्या लिखूं यहाँ पर? कि मैं 3 बार हेलो प्रिंट करना चाहता हूं। तो मेरे हिसाब से इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, शुरू करें तो खत्म ही नहीं होंगे। हमने कहा शुरू करो सर, हमने कहा देखो 2 से लेकर 5। अब बताओ ये रेंज फंक्शन से सीक्वेंस बनेगी, इसमें एलिमेंट्स क्या कहेंगे? 2, 3, 4। कितने एलिमेंट आए टोटल? 3। तो लूप आपका कितनी टाइम चलेगा? 3 टाइम्स।
अब आपने कहा कि इस बार मैं 2,5 नहीं लिख रहा, मैं तो 3,6 लिखूंगा। सर ऐसा तो कभी खत्म ही नहीं होगा। हमने कहा ये तो मैं आपसे कर रहा हूँ इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन। अगर आपको फॉर लूप से किसी काम को 3 बार करना है या 30 बार करना है, तो आप इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं रेंज फंक्शन के। कोई बोलेगा सर ऐसे बना दें 1 से लेकर 4 तक, हमने कहा ये भी सही है, 3 बार चलेगा। किसी ने कहा जो आप ही कह रहे थे सर 0,3 ना कर दें, 0,3 कर दो, 0 पे चलेगा, 1 पे चलेगा, 2 पे चलेगा। सर जब स्टार्ट 0 देना ही है तो दे ही क्यों रहा हूं फिर मैं? अभी तो स्टार्ट 0 ही माना जाएगा, और मेरा वाला क्या माना जाएगा? स्टॉप माना जाएगा। अभी भी सर 3 बार ही काम होगा, क्योंकि अभी भी रेंज फंक्शन से जो सीक्वेंस बनी होगी उसमें 3 ही वैल्यू आई होंगी, 0, 1, 2। ठीक है, तो इस तरह से अब जो क्वेश्चन है वो ये है, कैसे डिसाइड करें? अगर कोई मुझसे ये कह दे कि आप फॉर लूप चलाइए जो 5 बार चलना चाहिए, तो मेरे दिमाग में पता नहीं कितने कॉम्बिनेशन आ सकते हैं रेंज फंक्शन के, और हर कॉम्बिनेशन ऐसा होगा जो 5 बार लूप चलाएगा, क्योंकि हर बार 5 एलिमेंट आ सकते हैं जनरेट होकर। यहाँ पर जो अभी 3 की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 3 एलिमेंट आए, 2, 3, 4। उसके बाद फिर यहाँ पर आए आपका 3, 4, 5। अभी तो पता नहीं कितने हो सकते हैं, है ना, कोई लिमिट नहीं है। क्वेश्चन था कैसे डिसाइड करें। हमने कहा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप अपना जो लॉजिक लिखने जा रहे हैं, क्या उस लॉजिक में इन सीक्वेंस का कोई रोल है, या सिर्फ सीक्वेंस कितनी लेंथ की है इतना ही सफिशिएंट है मेरे लिए। अगर इतना ही सफिशिएंट है तो आप मुझे बताओ इन तीनों में सबसे सस्ता कौन सा पड़ेगा लिखने में? मैं कहा ये वाला। सबसे कम इसी में टाइप करना पड़ेगा मुझे। और देखो, अगर मैं सबसे कम समय देकर सीखना चाहता हूं, तो मैं ये मान लेता हूं कि अगर मुझे फॉर लूप से किसी काम को 3 बार करना है तो रेंज में 3 लिख दो, 3 बार हो जाएगा। अगर मैं फॉर से किसी काम को 5 बार करना चाहता हूं तो यहाँ 5 लिख दो, 5 बार हो जाएगा। जबकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 5 लिखने का मतलब 5 बार हो गया, 50 का मतलब 50 बार हो गया, लेकिन आउटपुट ऐसे ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि शुरू कहां से होगा सीक्वेंस बनना? 0 से, और कहां तक जाएगा? 49 तक जाएगा, तो टोटल एलिमेंट 50 ही आए आपके। तो अगर मैं क्विकली समझने के लिए ऐसा मान लूं तो गलत भी नहीं है। ठीक है, अगर मुझे फॉर लूप से किसी काम को 1000 बार कराना है तो मैं ज्यादा क्यों सोचूं? ये लो 1000 बार चलेगा, चला के देख लो। तो अगर मुझे सिर्फ नंबर पे फोकस करना है कि लूप इतनी बार चलना चाहिए, तो सबसे आसान रेंज फंक्शन सिंगल वैल्यू वाला ही है। जितनी बार चलाना है उतना ही नंबर लिख दो रेंज के अंदर, उतनी बार वो चल जाता है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि सर इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि लूप हमारा कितनी बार चल रहा है, साथ में इंपॉर्टेंट ये भी है कि लूप सीक्वेंस के किन किन एलिमेंट के लिए चल रहा है, तो फिर मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा कि मैं कौन सा यहाँ पर रेंज का कॉम्बिनेशन यूज करूं कि जो मैं चाहता हूं मेरे लॉजिक में ये फिट हो जाए। सर एग्जाम्पल से बताइए कुछ। मैंने कहा चलो एक एग्जाम्पल बनाते हैं जहां पर शायद आप रेंज फंक्शन को स्पेसिफिक होकर यूज करना प्रेफर करेंगे। वो एग्जाम्पल आपकी जान पहचान का, 5 का पढ़ा प्रिंट करना है। हमने कहा करो। अब ब्रेन में सबसे पहले क्या आएगा? अगर मुझे 5 का टेबल प्रिंट करना है तो मुझे नम मल्टीप्लाई कुछ करना है, और वो नम मल्टीप्लाई वाला काम मुझे कितनी बार करना है? 10 बार। इसकी मल्टीप्लाई मुझे किसी से करनी है, और जिससे करनी है वो एक बार नहीं करनी है, 10 बार करनी है। और 10 बार में नम को फिक्स करना है, लेकिन जो दूसरा फैक्टर है उसको मुझे एक एक करके क्या है बढ़ाना है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसको आई मान लिया। अब ये बताओ आई की पहली वैल्यू क्या रख दूं मैं यहाँ पर? 1। अब मैं सोच रहा हूं कि फॉर लूप का मैं इस्तेमाल करूंगा इस काम को करने के लिए। तो फॉर लूप कितना चलना चाहिए? 10 बार। अब मैंने सोचा फॉर लूप 10 बार चलेगा फॉर एक्स इन रेंज। तो सिर्फ मेरा मकसद यही है कि 10 बार चले, कहां से कहां तक चले मेरा मकसद ही नहीं है। तो सबसे सस्ता लूप यही पड़ेगा मेरे लिए, 10 बार चलेगा ये लूप हमारा। ठीक है,
मैंने इस स्टेटमेंट को लूप के अंदर डाल दिया। अब लूप जब ये पहली बार चलेगा तो नम इंटू आई, आई की वैल्यू 1 हो गई हमारी। दूसरी बार चलेगा तो आई की वैल्यू अभी भी क्या रहेगी दूसरी बार में, बनी तो रहेगी। तो अब मुझे रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी इसको प्लस करने की। लूप तो लेगा नहीं क्योंकि मैंने अपना बैरल बनाया है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जितनी बार इसका यूज कर रहा हूं अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यू मॉडिफाई करूं। अब लूप चला पहली बार, एक्स की किस वैल्यू के लिए चलेगा पहली बार, एक्स में पहली बार 0 आएगा। लेकिन क्या आप अपने लॉजिक में कहीं एक्स का यूज कर रहे हो, नहीं। तो क्या फर्क पड़ता है कि एक्स में 0 आया कि 100 आया कि 200 आया। मैटर बस ये करेगा कि लूप 10 बार चल जाए किसी तरह से, बाकी काम तो मैंने अपना लगा रखा है यहाँ पर। जो मुझे करना है उसका लॉजिक मैंने अपना लिख ही रखा है, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं कहीं। देखो 5 का टेबल आ गया। अब किसी ने ये कहा कि आप इस काम को ना कम कोड लिख के कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, हमने कहा देखो नंबर ले लो 5, ये एक्स भी तो एक वेरिएबल ही था, और आप इसे छोड़ सकते नहीं। आप बोलो छोड़ो सर नहीं लगाते एरर आ जाएगी, लगाना तो पड़ेगा। अब उसका नाम आप एक्स रखो या जे रखो वाई रखो वो आपकी मर्जी है, नाम तो एक देना ही पड़ेगा। तो कुछ ऐसा लॉजिक डेवलप करो जिसमें इस एक्स का यूज हो जाए। आप अभी भी तो दो वेरिएबल यूज कर ही रहे हो लॉजिक अपने में, एक नंबर वेरिएबल और एक आई वेरिएबल। तो कुछ ऐसा सोचो कि इन दोनों में से कोई एक एक्स ही बन जाए और काम आपका हो जाए। हमने कहा नम तो फिक्स रहेगा हर बार, इससे तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इस आई में ही कुछ साइज हम कर पाएंगे। हमने कहा सोचो, अगर मैं यहाँ पर फॉर एक्स इन रेंज यहाँ पे 10 लिख दूं, और अगर मैं आई की जगह एक्स का यूज कर लूं, तो मेरा काम बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि एक्स की पहली वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, 0। तो नम इंटू 0 मुझे चाहिए ही नहीं। और एक्स की आखिरी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, 9। तो नम इंटू 9, सर मुझे वो नहीं चाहिए। तो कुछ ऐसा सोचो कि एक्स की पहली वैल्यू 1 आए और आखिरी वैल्यू 10 आए, और बीच बीच में एक एक का स्टेप रहे, 1 2 3 ऐसे 10 तक जाए। तो क्या रेंज फंक्शन को हमको ऐसे लिख सकते, हमने क्या लिख सकते हैं, क्या लिखोगे यहाँ पर, पहला नंबर 1, फिर 11। अब स्टेप 1 देना ही है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको। इस बार अब रेंज फंक्शन को आप इस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं कि वो जो सीक्वेंस बनाएगा उस सीक्वेंस की वैल्यूज का मैं यूज कर पा रहा हूं एक लॉजिक के अंदर। तो मुझे स्पेसिफिक होकर सोचना पड़ता है कि मुझे रेंज फंक्शन में शुरू कहां से करना है, खत्म कहां करना है। और अगर आपका अपना लॉजिक जो लूप में लिख रहे हो उसको आपकी सीक्वेंस से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर आप जो चाहें वो आप रेंज में कॉम्बिनेशन यूज करें। सिर्फ आपको यही देखना है फिर आपको कि भाई इतनी बार चल जाए बस किसी तरह से। तो हम ज्यादा बार ऐसा कोशिश करेंगे ना, ऑप्टिमाइज कोड होगा, लाइन बच रही है मेरी, है ना, और वेरिएबल का भी हमारा यूज कम हो रहा है। तो इसीलिए रेंज फंक्शन के साथ जब हम फॉर का चलाते हैं तो कोशिश करते हैं कि लॉजिक जो हम लिखने जा रहे हैं उसमें इस्तेमाल हो जाए सीक्वेंस का, तो बढ़िया है। चलो भाई, अब हमारा फॉर लूप हमने दो सीक्वेंस के साथ पढ़ लिया। पहला स्ट्रिंग सीक्वेंस के साथ पढ़ लिया, और दूसरा रेंज फंक्शन से जो सीक्वेंस बनती है उसके साथ पढ़ लिया। बट फॉर लूप अभी खत्म फिर भी नहीं होगा। कब खत्म होगा, ये तो सर उसी दिन खत्म होगा जिस दिन पाइथन खत्म होगी। क्यों, क्या पता अभी आगे हम पाइथन में जो जो और चैप्टर पढ़ेंगे उन चैप्टर में हो सकता है कोई सीक्वेंस मिल जाए हमारे लिए। अगर मिल गई सीक्वेंस तो फिर से फॉर लूप शुरू हो जाएगा हमारा। हमने कहा तो सर कितने सीक्वेंस पाइथन में, हमने कहा हो सकते हैं मोर देन 10 सीक्वेंस है पाइथन में। अभी हम दो जानते हैं, स्ट्रिंग सीक्वेंस और रेंज फंक्शन से सीक्वेंस। अभी 8 10 तरह की सीक्वेंस और हैं पाइथन के अंदर। तो जैसे जैसे उनका नंबर आता जाएगा फॉर लूप को फिर से याद करते रहेंगे। चलो, कुंदन कुमार बताइए, कुछ पूछना चाह रहे थे, क्या क्वेश्चन था आपका, पूछिए। कुंदन कुमार आपने हैंड रेस किया था कुछ पूछने के लिए, बताइए सर क्या पूछना चाहते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अब। क्या ब्रेक, कंटिन्यू कीवर्ड्स फॉर लूप के साथ यूज होते हैं? आंसर इज यस। किसी भी लूप के साथ ब्रेक कीवर्ड और कंटिन्यू कीवर्ड का यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो अब कैसे करते हैं वो देखते हैं। फॉर एक्स इन रेंज, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया, प्रिंट ऑफ एक्स, और अगर यहाँ मैं ब्रेक लगा दूं तो सेम लूप पहली बार 0 के लिए चल रहा है, 0 प्रिंट कर देगा, ब्रेक हो जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं हमारा प्रोग्राम। आगे जो भी लिखा है वो आपका चलना शुरू हो जाएगा। तो शायद अगर आपको लूप एक ही बार चलाना था तो लूप ही क्यों चला रहे हो? फिर तो नॉर्मल स्टेटमेंट लिख दो, वो एक बार तो चलता ही है कोई भी स्टेटमेंट हमारा। तो ये तरीका आपका गलत है, सिंटैक्स सही है कि हाँ, ब्रेक को हम लूप के अंदर यूज कर सकते हैं। तो ज्यादा बार हम ब्रेक का यूज इफ एल्स के साथ ही कर रहे होंगे। सेम कंटिन्यू है, सेम ब्रेक है, इसमें ज्यादा समय हम नहीं लगा रहे। सर एल्स ब्लॉक, क्या फॉर के साथ एल्स ब्लॉक ने कहा ये भी अलाउड? आप फॉर ब्लॉक के साथ एल्स ब्लॉक का भी यूज कर सकते हैं। अब अगर हम फॉर के साथ एल्स ब्लॉक का यूज करते हैं तो कब चलेगा ये? इसका एग्जीक्यूशन कब होगा हमारा? जब फॉर लूप जिस सीक्वेंस के लिए इटरेट कर रहा है उसके सारे एलिमेंट इटरेट कर चुका है, उसके बाद चलेगा एल्स ब्लॉक। फिर सुनेंगे। एल्स ब्लॉक व्हाइल लूप में चलता था कंडीशन के अकॉर्डिंग, कि अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स ब्लॉक चलेगा, कंडीशन ट्रू है तो एल्स ब्लॉक नहीं चलेगा। यहाँ पर कंडीशन नहीं है, तो यहाँ पर एल्स ब्लॉक कब चलता है? जब फॉर लूप जिस सीक्वेंस के लिए चल रहा है उसके सारे एलिमेंट को उसने इटरेट कर दिया है, उसके बाद फिर एल्स का नंबर आता है। ठीक है, तो यानी कि 1 0 1 2, उसके बाद फॉर लूप ने सीक्वेंस को इटरेट कर दिया पूरा, अब एल्स ब्लॉक चलेगा और आउटपुट आ गया बाय। लेकिन अगर किसी वजह से फॉर लूप अपनी सीक्वेंस को इटरेट पूरा नहीं कर पाया, मान लीजिए बीच में किसी ने ब्रेक लगा दिया, तो अब एल्स ब्लॉक नहीं चलेगा। एल्स ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ तभी चलता है जब सारे एलिमेंट इटरेट हो गए हैं सीक्वेंस के, उसके बाद फिर इसका नंबर आएगा। अगर बीच में से ही लूप बंद हो गया, एलिमेंट रह गए थे इटरेट होने के लिए, एल्स ब्लॉक नहीं चलेगा। एल्स के आगे वाला जो कोड है वो चलेगा प्रोग्राम। तो अगर आप किसी काम को तभी करना चाहते हो जब लूप सीक्वेंस को पूरी तरह से इटरेट कर ले, तो उस काम को करने का कोड आपको कहाँ लिखना चाहिए? एल्स ब्लॉक में लिखना चाहिए। अगर किसी वजह से लूप आपके सीक्वेंस को कंप्लीटली इटरेट नहीं कर पा रहा है तो फिर वो काम आपका नहीं होगा, और आप ऐसा ही चाहते होगे, तो ऐसा कोड कहाँ लिखना है फिर मुझे? एल्स ब्लॉक के अंदर लिखना चाहिए। अब अभी के लिए हम अपना फॉर लूप कंप्लीट मान लेते हैं। बाकी जब भी जिस दिन मैं आपको कोई एक नई सीक्वेंस पढ़ाऊंगा उस दिन आप मुझे याद दिला देना, सर फॉर लूप और चला दो इसके साथ, क्योंकि जब भी सीक्वेंस आएगी फॉर लूप आएगा ही आएगा। डिफरेंस बिटवीन व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। अगर मुझे किसी काम को 10 बार करना है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि व्हाइल लूप से करूं मैं या फॉर लूप से करूं? तो कई बार ऐसा होगा कि आपका काम दोनों से ही हो सकता होगा। आप व्हाइल से करेंगे तो भी हो जाएगा, फॉर से करेंगे तो भी हो जाएगा। एग्जाम्पल मैंने करके दिखाया, 5 का पहाड़ा मैंने सबसे पहले बिना लूप के करके दिखाया, फिर मैंने व्हाइल लूप से करके दिखाया, फिर वही प्रोग्राम मैंने फॉर लूप से करके दिखाया। तो ऐसे ढेरों एग्जाम्पल्स हैं जो व्हाइल लूप से भी हो जाएंगे और फॉर लूप से भी हो जाएंगे। उस केस में मैटर ऑफ चॉइस कि आप कौन सा लूप यूज करना चाहते हैं।
ठीक है। कई बार ऐसा होता है, हमारे पास चॉइस नहीं होती, हमें मजबूरी हो जाती है कि इस बार तो मुझे वाइल लूप पे जाना ही होगा, या मुझे इस बार तो फॉर लूप पर जाना ही होगा। तो वो क्या है उनको समझते हैं। ठीक है। तो अब पहला डिफरेंस वाइल लूप और फॉर लूप का, वो जो हमने एक्सपीरियंस करा है, इट इज कंडीशन बेस्ड। वाइल में कंडीशन होती है, जबकि फॉर में कंडीशन नहीं होती है। इट इज सीक्वेंस बेस्ड। तो वाइल लूप जब हम पढ़ते थे, तो वाइल लूप ने ये नहीं कहा कि मुझे सीक्वेंस चाहिए स्ट्रिंग वाली या रेंज वाली, कौन सी चाहिए, मतलब ही नहीं है उसे सीक्वेंस। फॉर को कंडीशन से मतलब नहीं है, एक सीक्वेंस से मतलब है। डिस्क्लेमर क्या है? डिस्क्लेमर ये है कि ये डिफरेंस पाइथन में है, आप इस बात को सी में और जावा में नहीं कह सकते, क्योंकि सी और जावा का फॉर लूप भी कंडीशन बेस्ड होता है। सी लैंग्वेज पढ़ते समय वाइल भी कंडीशन बेस्ड है और फॉर भी कंडीशन बेस्ड है। ये जो डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ पाइथन में डिफरेंस सही है, बाकी लैंग्वेजेस में आपको पढ़ना होगा। ठीक है। चलो, अब दूसरा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि सर कल आपने एक प्रोग्राम करके दिखाया था जिसमें हम यूजर से दो नंबर इनपुट कर रहे थे और फिर उनका मल्टीप्लाई करके रिजल्ट दे रहे थे, फिर यूजर से पूछते थे डू यू वांट टू रन इट अगेन, प्रेस वाई और एन। तो अगर यूजर ने प्रेस कर दिया वाई, तो हम आगे लूप चलाते थे, कंटिन्यू करते थे, और अगर यूजर मना कर देता था तो हम उसको ब्रेक कर देकर बंद कर देते थे। उस समय जब मैं वाइल लूप लिख रहा था, तो मैंने क्या मानकर वाइल लूप की कंडीशन बनाई थी? इनफाइनाइट मानकर, कि यूजर कभी मना ही नहीं करेगा, मतलब मेरा वाइल कभी बंद खुद से नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने क्या लिखा था वहां, वाइल के अंदर ट्रू लिख दिया था। अब अगर मैं फॉर से ये बात कहूं कि फॉर इनफाइनाइट चल के दिखाओ, तो फॉर क्या कहता है? ठीक है, एक ऐसी सीक्वेंस लिख दो मेरे आगे जिसमें इनफाइनाइट वैल्यूज हो, मैं इनफाइनाइट चल जाऊंगा। फॉर अपने आप में इनफाइनाइट नहीं हो सकता है, जिस सीक्वेंस के लिए वो चल रहा है वो सीक्वेंस में इनफाइनाइट वैल्यू अगर है तो फॉर इनफाइनाइट टाइम चल जाएगा। अब जरा सोचने वाली बात है कि किसी भी सीक्वेंस में इनफाइनाइट वैल्यूज कैसे आ सकती हैं? आप एक स्ट्रिंग लिखो, कहीं तो एंड करोगे, अगर आप एंड नहीं करोगे तो सिंटेक्स एरर आ जाएगी, इंटरप्रेटर मना कर देगा, डबल कोड स्टार्ट करें तो एंड तो करना ही पड़ेगा। आप रेंज फंक्शन में आप बताओगे मैं एंड ही नहीं बता रहा, हो ही नहीं सकता, स्टेप तो बताना ही पड़ेगा, सॉरी, एंड तो बताना ही पड़ेगा। अगर आप रेंज फंक्शन में कुछ भी नहीं लिखोगे तो एरर आ जाएगी। तो इसका मतलब सीक्वेंस कभी इनफाइनाइट नहीं हो सकती है, सीक्वेंस हमेशा फाइनाइट एलिमेंट्स की ही बनाई जा सकती है, इनफाइनाइट एलिमेंट की सीक्वेंस नहीं बनती है। फॉर लूप किस पे चलता है? सीक्वेंस पे चलता है, सीक्वेंस कभी इनफाइनाइट होती ही नहीं है। तो इन दोनों बातों को मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि पाइथन में फॉर लूप से इनफाइनाइट जाना बहुत मुश्किल होता है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि अभी मैंने सीक्वेंस पूरी नहीं पढ़ा दी, आप सिर्फ दो जानते हैं, स्ट्रिंग सीक्वेंस और रेंज फंक्शन की सीक्वेंस। आगे जाके ऐसी सीक्वेंसेस भी हैं जिनको हम ट्रिकली हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट तक लेकर जा सकते हैं। कैसे उनको लेकर जा सकते हैं जब पढ़ेंगे तब सीखेंगे। फिलहाल के लिए अभी जो हम जानते हैं, मैं ये लिख सकता हूं कि इनफाइनाइट लूप पे काम करना वाइल लूप से बहुत आसान है। वाइल ट्रू, काम खत्म हो गया इनफाइनाइट लूप। फॉर लूप से इनफाइनाइट जाना बहुत मुश्किल है, असंभव नहीं है, बहुत मुश्किल है, जा सकते हो लेकिन आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, तब जाके फॉर कभी इनफाइनाइट हो सकता होगा। ठीक है। इस बात को मैं शब्दों में ऐसे लिख सकता हूं, बेस्ट चॉइस इफ वी डू नॉट नो नंबर ऑफ इटरेशंस। तो बेस्ट चॉइस है वाइल लूप कब? जब मुझे खुद ना पता हो काम कितनी बार करना है। ठीक है। तो उसकी कंडीशन हम इनफाइनाइट आसानी से बना सकते हैं। अगर मुझे ये पता है काम कितनी बार करना है, उसकी कंडीशन हम बना ही सकते हैं, लेकिन बेस्ट तब रहता है जब मुझे खुद ना पता हो कि काम को कितनी बार करना है, सीधे क्या लिख दो, वाइल ट्रू। ठीक है।
ऐसा एक सेंस लेके चलते हैं। इस लूप को खुद नहीं पता कितनी बार चलना है इसे, मतलब इनफाइनाइट चलना है, सीधी सी बात हो गई। ठीक है। बेस्ट चॉइस इफ वी नो नंबर ऑफ इटरेशंस। दूसरा वाला जो डिफरेंस है, ये एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। आप जब लूप से 100 प्रोग्राम बना लेंगे तो आप पाएंगे कि आपने कब कब वाइल लूप लगाया था और कब कब आपने फॉर लूप लगाया था। तो वो जो दूसरा डिफरेंस मैंने लिखा है, ये वो वाला डिफरेंस है, कहीं किसी किताब में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है। जब खुद ही आप इस पर एक्सपीरियंस लेंगे तो खुद आपको समझ में आता है कि अच्छा, मैंने वाइल लूप कब कब लगाया था जब ऐसी चीजें थी, और मैंने फॉर कब कब लगाया था ये चीजें ऐसी। ठीक है। ये कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि मुझे कोडिंग करते समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि कोड मेरे लिए आसान रहे। तो उसका आंसर है सेकंड वाला डिफरेंस। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर हो गया हमारा, वाइल हो गया हमारा। एक स्टेटमेंट और है जो मैंने आपको अभी नहीं बताया, लेकिन हमें आना चाहिए। शायद बताया था या नहीं, मुझे बताओ आप, मुझे याद नहीं आ रहा। पास कीवर्ड पढ़ा है, इसको नहीं पढ़ा है मैंने अभी, नहीं पढ़ा है, पढ़ लेते। पास कीवर्ड क्या कहता है उसको समझते हैं। ये कह रहा है कि मान लीजिए आपको क्या करना था, आपको 3 फ्रूट्स के नेम प्रिंट करने हैं। एप्पल, मैंगो। अब मान लो तीसरा आपको याद ही नहीं आ रहा है, मान लेते हैं कि नहीं आ रहा है याद। मैं आपसे कहूँ 10 नाम प्रिंट करने हैं, है ना, तो अब आपको 9 याद आ गए, 10वां नहीं आया, काइंड ऑफ सिचुएशन लेके चलते हैं। तो अब प्रोग्राम लेकिन खत्म नहीं करना है, प्रोग्राम अभी आगे बढ़ाना है। तो प्रोग्राम अगर आप आगे बढ़ा दोगे तो इस प्रोग्राम को कभी फ्यूचर में आप जब पढ़ोगे या कोई और पढ़ेगा तो वो तो यही मानेगा कि इस प्रोग्राम से 2 ही फ्रूट के नेम आ रहे हैं, आगे वाला कोड तो कुछ और काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक्स कैसे बनाऊं, फिल इन द ब्लैंक्स कि मैं इस प्रोग्राम को जिस किसी को दूं वो ये समझ जाए कि यहाँ पर कुछ लिखना भी रह गया है, ये भी पूरा कोड नहीं है, इसमें कुछ अभी है, यहाँ पर लिखा जाएगा। क्या करूं यहाँ पर? हमने कहा सर एक काम करो ना, यहाँ पर कमेंट में लिख दो कि भाई एक फ्रूट का नाम लिखना रह गया है। तो एक तरीका तो यह है, कमेंट में लिख दो। और एक है, आप पास कीवर्ड का यूज करके एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं पास स्टेटमेंट। तो पास स्टेटमेंट आपका फिल इन द ब्लैंक्स को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स ये इस बात की पहचान है कि यहाँ पर आप कुछ लिखना चाहते थे लेकिन आपको नहीं पता था क्या लिखना है, तो एक मजबूरी हो गई कि लिखना पड़ गया, जिसका काम है पास, मतलब कुछ नहीं करना। लेकिन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, ये कमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। क्या करता है? कुछ नहीं करता है। ये बस आपको याद दिलाता रहेगा, जब जब कोड देखोगे कि कुछ रह गया था लिखने से, अगर आपको याद आ गया हो तो लिख दो। अभी क्या, अभी कुछ नहीं करेगा, चलाओगे चल जाएगा। तो फिर आप बोलोगे सर कमेंट ही लगा देते, उससे भी तो समझ में आ ही जाता। हमने कहा अभी आपका आंसर वैलिड है कि सर कमेंट ही लगा दो, बिना मतलब पास कीवर्ड एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी, कमेंट आपका काम नहीं करेगा। सर बताओ कौन सी सिचुएशन है कमेंट काम नहीं करेगा? हमने कहा चलो देखो, मान लीजिए मैंने यूजर से एक नंबर इनपुट लिया। ठीक है। एंटर नंबर। अब अगर ये नंबर ऑड है तो मुझे एप्पल प्रिंट करना है। अगर ये नंबर ऑड है तो मुझे एप्पल प्रिंट करना है। और अगर इवन हुआ तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा क्या करना है, लेकिन करना उस पे भी है, लेकिन अभी मुझे क्लियर नहीं है क्या करना है। ऑड पर क्या करना है वो क्लियर है। क्या करोगे फिर? हमने कहा नम रिमाइंडर 2 = 0। इवन है, क्या करना है अभी याद नहीं आ रहा, छोड़ दो फिर। ऑड पर क्या करना है वो पता है मुझे, क्या करना है? प्रिंट, एप्पल प्रिंट करना है। अजीब लग रहा है। इफ ब्लॉक
के अंदर मुझे कुछ लिखना तो है, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा है। जिस दिन आ जाएगा समझ में, प्रोग्राम में आके मैं कर दूंगा सही। अभी प्रोग्राम चला दो लेकिन, है ना। कह रहा है ब्लॉक तो बनाओ, इफ ब्लॉक में एक स्टेटमेंट तो लिखना ही पड़ेगा। हमने कहा ठीक है। कमेंट कह रहे थे आप मुझसे, कमेंट लिख दिया। अब इंटरप्रेटर क्या बोलेगा, मुझे इसमें एग्जीक्यूट होने वाला स्टेटमेंट चाहिए, कमेंट तो एग्जीक्यूट ही नहीं होता, तो ये इसको कंसिडर नहीं करेगा, फिर से एरर दे देगा। ये कहा लिखो कुछ ना कुछ। अब मैं कह रहा हूँ इंटरप्रेटर से, अभी मुझे याद नहीं आ रहा क्या लिखना है, अभी समझ में नहीं आ रहा है, अभी आप आगे बढ़ा दो कोड के लिए। एक ही ऑप्शन है, पास। अब चला देगा, कोई दिक्कत नहीं। इवन पर क्या करना था, कुछ नहीं होगा, पास कर रखा है आपने। जब कभी समझ में आ जाए प्रोग्राम को सही कर देना, अभी जब तक चल रहा है चलने दो इसे। तो पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होता है, कमेंट नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है। जब आप अपने कोड में एक ऐसा स्टेटमेंट लिखना चाह रहे थे जिसका लॉजिक आपके पास अभी नहीं है, या जिसके बारे में अभी आप नहीं जानते हो, तो आप अपने प्रोग्राम में उसको एक मार्किंग करके आ सकते हो पास स्टेटमेंट लिखकर, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ कुछ लिखना अभी रह गया है। कमेंट हमारा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगर वो स्टेटमेंट एक ब्लॉक बना रहा है तो कमेंट काम नहीं करेगा, क्योंकि कमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो फिर उस केस में आपको पास कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, जबकि कमेंट आपका एग्जीक्यूट नहीं हो। तो पास कीवर्ड से कोई पूछे क्या करता है, लिखेंगे पास स्टेटमेंट डज नथिंग बट कैन बी यूज्ड टू अवॉइड सिंटैक्स एरर। मोस्ट कॉमन यूसेज ऑफ पास इज टू क्रिएट एम्प्टी इंडेंटेड ब्लॉक। तो मोस्ट कॉमन यूसेज इसका यहाँ देखा गया है, अदरवाइज आप पास का शायद यूज ना करके कमेंट ही लगाओगे, है ना। चलिए, लूपिंग वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब लूपिंग के ऊपर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको घर से करने को दे रहा हूँ। 10 क्वेश्चन है ये। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल इवन एंड ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 100। पढ़ेंगे अपने आप, इसको अपने आप समझना है क्या है। अब जब मैं आपको ये शेयर करूंगा, तो चौथा वाला क्वेश्चन आपके एमएस वर्ड में शायद सही नहीं दिखेगा। चौथा वाला क्वेश्चन में ये जो डिजिट हैं ये डिलीट हो जाएंगे, 1 2 3, सिर्फ प्लस 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 दिखेगा। तो ध्यान रखना, चौथे वाले क्वेश्चन में क्या करना है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू 10 का स्क्वायर, इन सब का सम चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, सबके स्क्वायर करो फिर जोड़ दो, जो रिजल्ट आए वो मुझे यहाँ पर चाहिए। ठीक है। इस पूरे असाइनमेंट में 3 क्वेश्चन ही है जो आपको थोड़ा सा टाइम जिन पर देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6, राइट ए प्रोग्राम टू चेक
प्राइम नंबर एंटर थ्रू कीवर्ड। दूसरा प्रोग्राम फिबोनाची सीरीज। और आखिरी प्रोग्राम है ये, अगर मैं यूजर से कोई नंबर इनपुट कराऊं, मैंने इसके जैसा करने को दिया था, लेकिन वहां पर मैंने एक लिमिट लगाई थी, 4 डिजिट का नंबर होगा जिसमें से लास्ट डिजिट निकालनी है। इस बार वो लिमिट खत्म हो गई। अब यूजर कोई सा नंबर दे, कितनी भी डिजिट का नंबर दे, आपका प्रोग्राम क्या करेगा, उसका लास्ट डिजिट निकालेगा, एज वेल एज ये काउंट करेगा उसमें कितने नंबर हैं, कितने डिजिट हैं। जैसे नंबर दिया आपने 31, इसमें कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, 5। इसी तरह से आपका डिजिट, अगर आपका जो नंबर है वो 7 डिजिट का है या 8 डिजिट का है, तो आपको आउटपुट बताना है नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। उसी तरह का प्रोग्राम, बिल्कुल लॉजिक लगाइएगा, सोचिएगा। तो ये 3 प्रोग्राम अच्छे हैं जो आप इसमें कर सकते हैं। और जब आप ये 3 कर लेते हो, उसके बाद फिर मेरे पास फिर और प्रोग्राम आ जाते हैं जो और नेक्स्ट लेवल पर हैं। यानी कि लूपिंग के ही प्रोग्राम है, लेकिन थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पर होंगे हमारे। और वो क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे पैटर्न्स। जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। वो आपको कोई भी उल्टा सीधा एक पैटर्न दे देगा, कहेगा प्रिंट करके दिखा दो। जितने भी पैटर्न प्रिंट होते हैं, ये सब हमारा प्रिंट होते हैं किसका यूज करके, लूप का यूज करके। तो अभी हम लूप को सिंपल मैनर में पढ़ रहे हैं। वाइल लूप खत्म हो गया, वाइल लूप खत्म हो गया, फॉर लूप खत्म हो गया। पहले मैंने आसान सा आपको एक असाइनमेंट दिया है करने के लिए, ये वाला, ये आसान है। इसमें 10 में 7 क्वेश्चन ओरल हैं। आप पढ़ोगे, पढ़ते ही आपका सॉल्व हो गया दिमाग में। वो सिर्फ 3 क्वेश्चन में आपको टाइम देना है। मतलब बनाने आपको सारे ही हैं, बट मैं आपको हिंट बता रहा हूँ कि 3 क्वेश्चन में आपका टाइम ज्यादा लगेगा। बाकी के 7 क्वेश्चन तो ओरल हैं। हो सकता है 7 मिनट में हो जाए आपके बाकी 7 क्वेश्चन। ठीक है, ये कर लेंगे, उसके बाद फिर आपको पैटर्न बनाना सिखाऊंगा। पहले आपको सिखाऊंगा पैटर्न बनाते कैसे हैं, फिर आपको वाला असाइनमेंट दूंगा करने के लिए जो पैटर्न वाला है। ठीक है, चलिए, कल ऑफ रहेगा आपका, थर्सडे। अब मिलेंगे फ्राइडे। कोई क्वेश्चन किसी का है, पूछना है तो पूछ सकते हो। चेक कर। अब पैटर्न, स्लीप फंक्शन का काम होता है, क्या चीज, टी डॉट स्लीप, टाइम डॉट स्लीप होता है। हमारे प्रोग्राम को पर्टिकुलर सेकंड के लिए पॉज करने के लिए यूज होता है। गेमिंग एप्लीकेशन में इसका ज्यादा यूज होता है।